नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा टेंस्ड होंगे क्योंकि एग्ज़ाम चंद घड़ी की दूरी पर आपका इंतज़ार कर रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, मैं उसी टेंस्ड दिमाग को थोड़ा सा ठंडा करने आया हूँ। जल्दी से बात करते हैं यूनिट 2 इंडियन ट्रेडिशन, लिटरेचर एंड कल्चर के फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो पहला टॉपिक है डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। बचपन से कक्षा 1 से लेके कक्षा 8, 9, 10 तक की हिंदी व्याकरण की किताब में आपने पढ़ा होगा कि भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स। ठीक है। टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर कल्चर, किसी भी जगह का कल्चर अगर आप समझना चाहते हैं तो उसकी लैंग्वेज के बारे में आपको समझना पड़ेगा। उसकी लैंग्वेज के ओरिजिन के बारे में ज़रूरी होता है समझना। अब अगर आप कहीं पे जाते हो दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में, अगर आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप क्या ही समझोगे। वो आपको गाली देके चला जाएगा और आप हंसते रह जाओगे। बस अच्छी चीज़ है। चलिए, तो अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस की, पुराने टाइम में इंडियन लैंग्वेजेस के 4 पार्ट थे, मतलब नाम थे। पहला आर्यन, दूसरा द्रविडियन, सिनो तिब्बतियन, ऑस्ट्रिक। और इसको अगर शॉर्ट ट्रिक में याद करना है आपको तो दास इसका शॉर्ट ट्रिक बेस्ट रहेगा। आर्यन की बात करें तो आर्यन ऑफ द एंशियंट इंडियन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ग्रुप्स, आर्यन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पुराने जमाने के लिंग्विस्टिक और कल्चरल ग्रुप्स में आर्यन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। इंडियन सिविलाइजेशन फाउंड इट्स एक्सप्रेशन थ्रू आर्यन स्पीच डेवलप्ड ओवर सेंचुरीज। जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ता गया, इंडिया का सिविलाइजेशन आगे बढ़ता गया, उसको आर्यन से अपना कल्चर मिला। ठीक है। वैसे वैसे आर्यन भी डेवलप होती गई। द हाइम्स एंड पोएम्स कलेक्टेड इन द 4 वेदास गिव्स अस द ओल्डेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्पीच। अगर आपको आर्यन की प्रामाणिकता जाननी है कि आर्यन सही में कोई लैंग्वेज थी, तो आप अगर वेद उठाओगे, चारों वेद, तो उसमें जो पोएम्स, जो हाइम्स हैं, वो आपको आर्यन लैंग्वेज में मिलेंगी। इट डेवलप्ड ओवर टाइम थ्रू वैदिक संस्कृत एंड मोर। तो ये धीरे धीरे वैदिक संस्कृत के साथ साथ बढ़ती गई और लैंग्वेज में भी कन्वर्ट हुई। अब बात करते हैं द्रविडियन। तो हाँ, ये वही द्रविडियन है, राहुल द्रविड वाला। और बात करते हैं इसकी, तो ये सेकेंड लैंग्वेज है इंडिया में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं खुद के। आफ्टर आर्यन स्पीच इट हैज़ वेरी लार्जली फंक्शन। तो आर्यन के बाद जो काम अच्छे से निभाई है कोई दूसरी लैंग्वेज, वो है हमारी द्रविडियन। फॉर्म्स सॉलिड ब्लॉक इन साउथ इंडिया, इम्प्रेस्ड 4 ग्रेट लिटरेरी लैंग्वेजेस। तो साउथ साइड में जहाँ की कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ठीक है, तो ये 4 लैंग्वेजेस में ये डिवाइड होती है हमारे साउथ में, और वहां से द्रविडियन के पार्ट्स होते हैं। तो डिराइव हुई हैं ये चारों लैंग्वेजेस द्रविडियन से, और माना जाता है कि आर्यन से भी पुरानी है। ऑल्दो आर्यन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर ये ओल्डर देन आर्यन। अब बात करते हैं सिनो तिब्बतियन की। तो सिनो तिब्बतियन जैसे कि तिब्बत, चाइना से लग रहा है कि चाइनीज साइड की लैंग्वेज होगी, जो कि इंडिया का पार्ट जो चाइना की साइड होगा, वहां की लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। पीपल्स ऑफ मोंगोलाइड ओरिजिन स्पोक दिस लैंग्वेज। तो जो मोंगोलाइड प्रजाति के लोग थे वही इस लैंग्वेज को बोलते थे। नॉट हैव मच न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट और कल्चरल सिग्निफिकेंस इन इंडिया विद द एक्सेप्शन ऑफ मणिपुरी ऑफ मणिपुर। तो इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है इंडिया के कल्चर में। बस मणिपुरी एक लैंग्वेज है जो कि मणिपुर में बोली जाती है, वहां पे थोड़ा सा सिनो तिब्बतियन का यूज होता है, बाकी और कुछ भी खास इसका इंडिया के कल्चर में सिग्निफिकेंस नहीं। दे आर ग्रेजुअली रिसीडिंग बिफोर बंगाली एंड आसामीज। तो धीरे धीरे सिनो तिब्बतियन खत्म होता जा रहा है, किसके आगे? बंगाली और आसामीज के आगे। हमारी 4th टाइप है ऑस्ट्रिक। तो ऑस्ट्रिक रिप्रेजेंट ओल्डेस्ट स्पीच फैमिली ऑफ इंडिया बट स्पोकन बाय वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। ये बहुत ही पुरानी फैमिली की लैंग्वेज है, मगर ये बहुत कम लोगों के द्वारा बोली जाती है। ग्रेट इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक एंड ह्यूमन कल्चर। तो जो बच्चे लिंग्विस्टिक और ह्यूमन कल्चर पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता है। वैल्यूएबल रिलिक्स ऑफ इंडियाज पास्ट। तो इंडिया के पास्ट का बहुत ही कीमती खजाना है।
और देखा जाए तो इंडिया का लिंक बर्मा, इंडो चाइना, माल्या और इंडोनेशिया जैसे देशों की वजह सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रिक लैंग्वेज है। सॉलिडेरिटी ब्रोकन बाय पावरफुल आर्यन स्पीचेस। तो जैसे जैसे आर्यन का कब्जा बढ़ता गया वैसे वैसे इन लैंग्वेजेस ने अपनी सिग्निफिकेंस खो दी, अपनी इंपॉर्टेंस खो दी। स्पीकर्स ऑफ ऑस्ट्रिक नो सम लैंग्वेजेस दे हैव बिकम वेरी लार्जली बाइलिंगुअल। तो जो ऑस्ट्रिक जानते, अब आर्यन का क्रेज खत्म होगा तो धीरे धीरे लोग दूसरी लैंग्वेज की तरफ जाएंगे और वो बाइलिंगुअल हो गए क्योंकि वो आर्यन भी समझने लगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, जो कि है ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट, modern name given to the oldest scripts used on Indian subcontinent during CE and CE centuries। तो ये मॉडर्न नेम है जो कि बहुत ही पुरानी स्क्रिप्ट्स को दिया गया है, जो कि हम अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में यूज करते थे। कब? BCE और CE सेंचुरीज में। मोस्ट डिस्प्यूटेड पॉइंट अबाउट ओरिजिन ऑफ ब्रह्मी स्क्रिप्ट। तो सीधी कहानी ब्रह्मी स्क्रिप्ट के साथ ये है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये एक्चुअल में आई कहाँ से। तो उसकी के ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी लड़ी गई कि ये यहाँ से आई है, ये इंडिया की है ही नहीं। तो उसी में देखो कुछ लोग मानते हैं कि ये इंडिया से बाहर डराइव हुई है, तो ये इंडिया का कल्चर नहीं है। दूसरा, डराइव फ्रॉम एंशियंट, ये एंशियंट फोनिशियन स्क्रिप्ट से डराइव हुई है। और तीसरा है डराइव फ्रॉम मोहनजोदारो स्क्रिप्ट। कई लोग बोलते हैं कि ये पाकिस्तान से भी डराइव हुई है। ऑल्सो देयर वॉज अ सजेशन दैट ब्रह्मी ओरिजिनेटेड फ्रॉम पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन इंडिया। तो कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये ऑब्जेक्ट्स को देख करके, ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर से बनाई गई है, इसका असल में कुछ खास मीनिंग नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्चुअल में है क्या ब्रह्मी स्क्रिप्ट, है ना। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट क्या होती है? ग्रेट ब्यूटी ऑफ सिंप्लिसिटी, दे स्टैंड बोल्ड एंड क्लियर। तो सिंप्लिसिटी की खूबसूरत मूर्ति है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। और स्टैंड बोल्ड एंड क्लियर, क्लियर भी है और बोल्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो यूजुअली रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे हम लोग इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, उसी तरीके से हम ब्रह्मी स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, मतलब लेफ्ट से लेके राइट। और कैरेक्टर्स आर ज्वाइंट वर्टिकली। तो कैरेक्टर्स आपके वर्टिकली ज्वाइंट हैं, जैसे कि ये हैं। और एग्जिस्टेंस ऑफ पंक्चुएशन नॉट वेल शोन। तो जो पंक्चुएशन मार्क, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, ये सब अच्छे से नहीं दिखाए गए। चौथा, गैप्स बिटवीन द वर्ड्स, जैसे गैप्स हैं तो वो भी है उसमें। तो जो एंड हो जाएगा, जैसे ये मान लो यहाँ पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे एक फ्लावर बना दे, है ना। जैसे मान लो ये पेज यहाँ पे खत्म हो रहा है, वैसे मेरा फ्लावर ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा, तो फ्लावर ऐसे जो है एंड को फ्लावर से डिनोट करते हैं। और फुल स्टॉप हो कहीं पे तो सर्कुलर मार्क, जैसे मान लो यहाँ पे फुल स्टॉप है तो सर्कुलर मार्क बना देंगे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी ब्रह्मी स्क्रिप्ट के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जानने हैं और इसके बीच के, इसके पीछे का जो डिस्प्यूटेड पॉइंट था वो अगर आप समझ गए हो, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हड़प्पन स्क्रिप्ट, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट में क्या था? सिंबल्स थे जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हासिल किए गए थे। सिविलाइजेशन की हिंदी होती है इंडस वैली सभ्यता। ठीक है। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर एक्सट्रीमली शॉर्ट। तो जो सिंबल्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं, है ना। जो पैराग्राफ्स भी लिखे जाते हैं वो भी बहुत ही छोटे हैं उसमें। नॉट क्लियर दैट इट वॉज यूज टू रिकॉर्ड लैंग्वेज और सिंबल्स ऑफ राइटिंग। तो ये भी नहीं पता चलता हड़प्पन स्क्रिप्ट से कि ये लैंग्वेज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज की गई थी या फिर सिंबल्स को लिखने के लिए। स्टिल अनडिसिफर्ड, नो अंडरलाइंग लैंग्वेज आइडेंटिफाइड। अभी तक इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं और कोई भी लैंग्वेज इससे मिलती जुलती भी नहीं। नो नॉन बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, तो वही चीज है, कोई भी लैंग्वेज इससे मिलती जुलती नहीं। स्क्रिप्ट डज नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस ओवर टाइम। तो जैसे जैसे टाइम पास हुआ, मान लो 2000, मान लो अगर हम अभी 2000 की बात करें, बट 1800 की बात करते हैं, 1805 में जो था 1825 में भी कुछ खास चेंजेस नहीं आए। तो बता भी नहीं सकते कि कैसे क्या बदला, क्या हुआ। एवरेज इंस्क्रिप्शन 5 का है, 5 लेटर्स का, और लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन 17 लेटर का है। एस्टैब्लिश डायरेक्शन ऑफ राइटिंग्स राइट टू लेफ्ट, है ना। राइट टू लेफ्ट आई मीन इधर से इधर, उल्टा, है ना। जस्ट अपोजिट ऑफ ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ये उर्दू की तरीके से दाएं तरफ से बाएं तरफ था है।
कैरेक्टर्स आर लार्जली पिक्टोरियल, इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट साइन। तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो पिक्चर के फॉर्म्स में है और ज़्यादातर साइंस है। नंबर इज अबाउट 400, तो 400 से ज़्यादा साइंस आपको मिल जाएंगे इसमें, तो जो कि 400 तो प्रिंसिपल साइंस है और ज़्यादा साइंस आपको मिल जाएंगे इसमें। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चंस की, वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर जैसा कि हम जानते हैं हमारे 4 वेद होते हैं, ठीक, उन्हीं 4 वेदों के बारे में हम बात करने वाले हैं। वेद होते क्या हैं? अर्लीस्ट नोन लिटरेचर इन इंडिया, वेदास वर रिटन इन संस्कृत एंड वर हैंडेड ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। तो बहुत पुरानी लिटरेचर है ये हमारे इंडिया की वेद, और इनको संस्कृत में लिखा जाता था और ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता था। जैसे मान लो कोई बड़ी सी मीटिंग, कोई बड़ी सी सभ्यता एक तरीके से उसको ऑर्गेनाइज, जैसे मान लो कोई बड़ी सी मीटिंग जैसे उसको ऑर्गेनाइज किया गया, वहाँ पे इनको ओरली डिक्टेट किया जाता था, लोग सुनते थे, समझते थे, जानते थे। वेदा मीन्स नॉलेज, तो वेदा यहाँ पे लिखा है, वैसे हिंदी में वेद बोलते हैं, तो वेद का मतलब है ज्ञान। इन हिंदू कल्चर वेदास आर कंसिडर्ड डिवाइन एंड इटर्नल। तो आपने देखा होगा कि आपके घर में जो भी डिवाइन बुक्स होती है ना, डिवाइन बुक्स मतलब कोई भी अगर वो आरती वाली बुक आती है ना 50-60 रुपए वाली, वो भी अगर आपसे गिर गई नीचे तो बहुत ही पाप माना जाता है, आपकी मम्मी डांट देंगी कि यह क्या किया तुमने, अनर्थ हो गया, पाप हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है, और जो हिंदू कल्चर में वेद को बहुत ही ज़्यादा डिवाइन माना जाता है और इटर्नल भी, मतलब बहुत ही पवित्र और सच, ठीक है। ट्रीट होल वर्ल्ड एज वन फैमिली, और इनका मेन आइडिया होता है वसुदेव कुटुंबकम। तो आपने वो डायलॉग तो सुन रखा होगा, वसुदेव कुटुंबकम मतलब पूरी धरती ही मेरा घर है ना, और मेरी फैमिली है। और वेदास की अगर बात करें तो 4 होते हैं, ऋग, यजुर, अथर, सामवेद। याद करने का तरीका से आर, से सामवेद, ए से अथर्ववेद, वाई से यजुर्वेद, आर से ऋग्वेद। तो ये 4 वेद होते हैं, इनके नाम अगर आपको याद हो गए तो अब हम जानेंगे कि ऋग्वेद में क्या है। ऋग्वेद ओल्डेस्ट ऑफ 4 वेदास, ये चारों वेदों में सबसे पुरानी है, क्योंकि लास्ट में तो सबसे पुरानी है ये, ओके। इट कंटेन्स न्यूमरस फैक्ट्स एंड क्लैरिफिकेशन अबाउट वर्ड इंपॉर्टेंट ऑफ गॉड्स। तो इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं जो कि ये बताते हैं कि दुनिया की इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संसार की ओरिजिन कैसे हुई, और भगवान का क्या महत्व है। इंद्र इज चीफ डेटी साइटेड इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में इंद्र भगवान मेन देवता है। ऋग्वेदा डिवाइडेड इन 10 बुक्स, जिनको हम मंडलास कहते हैं। तो ऋग्वेद 10 किताबों में, 10 भागों में डिवाइड हुई है, जिसको मंडलास कहते हैं। 10,600 वर्सेस, 1028 हाइम्स मतलब पोएम्स, वर्सेस मतलब आपके श्लोक कह सकते हो, ठीक है। और जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, यही वाला गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से डेराइव हुआ है। तो अब बात करेंगे हम सामवेद की। तो सामवेद क्या होता है? साम मीन्स सॉन्ग और सिंगिंग, तो सीधा मतलब है गाना। इन द सामवेद एवरीथिंग इज सung, कुछ भी पढ़ा नहीं जाता, सब कुछ गाया जाता है। व्हेन यज्ञ ऑर्गेनाइज्ड कॉल्ड आउट डेटी इन लाउड एंड स्वीट वॉइस, हवन होता है तब हम सामवेद को तेज तेज मीठी धुन में गाते हैं। अब बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हुई है। पहला है पूर्व अर्चिका और उत्तर अर्चिका, है ना। पूर्व अर्चिका और उत्तर अर्चिका कंटेन्स 1549, 1549 मंत्र हैं इसमें, 72 न्यू रेस्ट ऋग्वेदा। तो मतलब 72 नए हैं 1549 में से, बाकी सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। और 6 कांड इन पूर्व अर्चिका, तो 6 कांड है पूर्व अर्चिका में और 9 कांड है उत्तर अर्चिका में, और 459 स्मॉल कांड है या सुक्तास है, ठीक है। तो कांड को सुक्तास भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामवेद में आ जाती हैं। और अब हम बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद क्या है? यजु मीन्स पोएट्री। तो जैसे साम का मतलब था गाना, वैसे यजु का मतलब है पोएट्री। तो वेद इज पोएट्री, वेद इज इन पोएट्री, तो इसमें भी सब कुछ गाया ही जाता है। यजुर्वेद मीन्स नॉलेज कंसर्निंग यज्ञ, यज्ञ से रिलेटेड
जो नॉलेज है वो आपका यजुर्वेद में, वाई से यज्ञ, वाई से यजुर्वेद। कंटेन्स 40 चैप्टर्स, 2000 कपलेट्स, 40 चैप्टर हैं और 2000 कपलेट है। पोइटिकल सेंटेंसेस एम्प्लॉयड एट यज्ञ ऑल्सो कंसर्न विद अनुष्ठान। तो आपके जो पोइटिकल सेंटेंसेस यज्ञ के टाइम बोले जाते हैं, अनुष्ठान कहते हैं, है ना। अनुष्ठान एक तरीके का वही सेटअप होता है यज्ञ का, ठीक है। तो वहाँ पे इन सारे चीज़ों को गाया जाता है, खासतौर से यजुर्वेद को। अब यजुर्वेद की बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। और संहिता, वाजसनेयी संहिता, और ये सब यज्ञ से रिलेटेड है, ठीक है। वाई से यजुर्वेद और वाई से यज्ञ। अथर्ववेद की बात करें तो डेली प्रोसीजर्स ऑफ लाइफ। तो अथर्ववेद जो होता है वो आपका डेली प्रोसीजर्स ऑफ लाइफ है, जो आप डेली करते हैं वो अथर्ववेद में लिखा हुआ है। 730 हाइम्स हैं, 6000 मंत्र हैं और 20 किताबें हैं। 2 सर्वाइविंग रिसेंशंस, पैपलडा और सौनकिया, ठीक है। पैपलडा और सौनकिया, आई होप सो प्रोनाउंसिएशन सही हो मेरी, बट नहीं सही है तो आप स्पेलिंग याद कर लेना, पैपलडा और सौनकिया। कॉल्ड अ वेद ऑफ मैजिकल फार्मूला, जो वेद हैं वो जो फार्मूलाज हैं उनको मैजिकल कहा जाता है। और बिगिनिंग ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी। तो जितने भी आपके आयुर्वेद से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, फार्माकोलॉजी से रिलेटेड हैं वो आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेंगे। हाइम्स ऑफ अथर्ववेद आर यूनिक। तो जो पोएम्स हैं, जो हाइम्स हैं अथर्ववेद की, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चंस की, जो कि है लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रामायण। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वैसे अभी टाइम नहीं है, 10 मिनट का कोई भी शॉर्ट समरी वाला रामायण का वीडियो देख लीजिए, अगर आप नॉन हिंदू हैं तो, ठीक है। वैसे अगर आप रामायण के बारे में जानते हैं तो आप बहुत ही यूनिक है। और उसके साथ साथ 10 मिनट का वीडियो, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए वैलिड है, महाभारत का ज़रूर देखिए। क्योंकि अगर आपने रामायण देखी होगी, मतलब रामायण तो पक्का है आपने देखी होगी, ज़बरदस्ती देखी होगी, कोरोना के टाइम में देखी होगी, मगर महाभारत में भी आपने ना देखी हो तो उसकी समरी ज़रूर देख लेना, 10 से 15 मिनट का कोई भी वीडियो उठा के, ठीक है। मैं यहाँ पे रामायण बताने जा रहा हूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपने महाभारत देखी है तो, ठीक है। चलिए, इन रामायण आर्ट ऑफ पोएट्री मेड ग्रेट प्रोग्रेस, ठीक है। तो जो पोएट्री है रामायण में आप देखते हो ना, सब कुछ गाया जाता है और कितना प्यारा लगता है। और कैरेक्टर ट्रेट्स की बात करें कि क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कैरेक्टर ट्रेट्स मतलब जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, क्या क्या उन्होंने डिपिक्ट किया है। तो रामा सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर सेक ऑफ हिज मदर। तो राम जी ने अपने पिता के लिए अपना राज्य छोड़ दिया था, उनकी बात गलत ना हो, उनके वचन गलत ना हो, इसलिए तो एक अच्छे पुत्र होने का प्रमाण दिया है। सीता इज ग्लोइंग एग्जाम्पल ऑफ चैस्टिटी एंड माइंडेडनेस। तो सीता जी माइंड के साथ साथ एक धर्म पत्नी का रोल भी निभाई। लक्ष्मणाज ओबीडियंस टू हिज एल्डर ब्रदर। तो लक्ष्मण भाई की बात मानने में नंबर 1 थे। लीविंग रॉयल कंफर्ट्स बाय भरत। तो भरत जी ने जब ये सुना कि राम जी राज्य छोड़ के वनवास गए हैं, तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं एक पल भी इस राज्य का भोग नहीं करूंगा। और अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी ऑफ हनुमान टू हिज मास्टर। हनुमान जी को तो आप सभी जानते हो, फ्रेंडशिप ऑफ सुग्रीव की फ्रेंडशिप। वेरियस सेंटिमेंट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एपिक बट मेन इज हीरोइक। तो इसमें मेन हीरोइक है जो कि राम जी का है, ठीक। तो ये जरूर देख लीजिएगा, ये मेरा रिकमेंडेशन है। अब मैं ट्राई करूंगा, आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की, जो कि है फेमस संस्कृत ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। तो ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हम संस्कृत के फेमस ऑथर्स के बारे में जानेंगे और उनके काम के बारे में। अश्वघोष, ये कोर्ट राइटर थे एंड रिलीजियस एडवाइजर थे, किसके? कुशन किंग कनिष्क के। यार ये पूरी हिस्ट्री है, अगर आप अभी देख रहे हो वीडियो, ट्राई करना, थोड़ा बहुत गेट कर लेना, ठीक है। फर्स्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो ये दुनिया के पहले ड्रामेटिस्ट थे, संस्कृत ड्रामेटिस्ट। और बॉर्न ब्राह्मण बट लेटर टर्न्ड इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क। ये पैदा तो ब्राह्मण हुए थे,
मगर बाद में बुद्धिस्ट बन गए थे। रोट संस्कृत ड्रामा सारिपुत्र प्रकारन, बुद्ध चरिता, महालंकारा। तो ये इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं। देखो अभी आपको याद नहीं होने वाला कुछ भी ज़्यादा इस क्वेश्चन में, तो आप नाम याद कर लेना सबके, और उसके साथ साथ एक दो के बुक्स वगैरह याद कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कालिदास, इमोर्टल पोएट एंड प्ले राइट ऑफ इंडिया। कालिदास को आपने सुन रखा होगा। कालिदास की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि ये एक पेड़ पे बैठे हुए थे और इनके घर वालों ने इनको लकड़ी काटने के लिए भेजा था। तो ये जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे, ठीक है। अगर इतना भी लिख दोगे काफ़ी है। बाकी इमोर्टल पोएट एंड प्ले राइट ऑफ इंडिया, अगर उसके आगे की कहानी सुनाऊँ, मैं थोड़ा सा सुना दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो काट रहे थे और उनको एक लोग आके बताए, तो वो सुने नहीं, उसके बाद भी काटे, और वहाँ से गिरने के बाद आई थिंक उनकी जीभ कट गई थी। जीभ कट गई तो उस जीभ को वो काली जी को चढ़ा दिए थे, और तभी से उनको दिमाग आ गया, ऐसा कहा जाता है। इमोर्टल पोएट एंड प्ले राइट ऑफ इंडिया रोट कुमार संभव एंड रघुवंश, ठीक है। रघुवंश और कुमार संभव इन्होंने लिखा है। ऑक्यूपेशन क्या था इनका? पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। तो जितने भी हैं वो आपके कोर्ट राइटर होंगे, पोएट होंगे, ड्रामेटिस्ट होंगे, ठीक है। और संस्कृत में खास तौर से ये याद रखना। अब भाषा की बात करें, सॉरी भाषा नहीं है, भाषा नाम था संस्कृत ऑथर का, तो इनको भास भी बोल सकते हैं या भाषा बोल सकते हैं। रोट स्वप्न वसवदत्तम और पंचरत्न और दूत घटोत्कच। तो ये सारी स्टोरीज इनके द्वारा लिखी गई थी। और भैरवी की बात करें तो बेस्ट नोन फॉर किरत अर्जुनिया और 6th सेंचुरी संस्कृत पोएट। तो मेन आप इनके नाम याद रख लो, ठीक है। अगर वहाँ पे आप कोई कहानी बना लेते हो तो इट्स वेल गुड। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, तो अगले हैं माघ। माघ क्या थे? संस्कृत पोएट एट किंग वर्मलताज कोर्ट एट श्रीमाला, द देन कैपिटल ऑफ गुजरात। तो जो गुजरात की कैपिटल थी श्रीमाला पुराने टाइम में, और वहाँ के राजा जो थे वर्मलता थे, थोड़ा लड़की टाइप का नाम लग रहा है इनका। जगह पे संस्कृत पोएट थे और इन्होंने लिखा था शिशुपाला वधा, इनकी एक राइटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अटेंशन टू डिटेल, डिसिप्लिन, क्लैरिटी, स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, ओपन टू चेंजेस। तो हाँ, ये मैंने 5 आपको एग्जाम्पल बताए। इनके साथ साथ आपको ये 5 चीज़ें लिखनी है सब में, ठीक है। सब में कॉमन रहेगी। अटेंशन टू डिटेल, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे आप सब में लगा सकते हो। जैसे माघ का है तो माघ वॉज अटेंशन टू डिटेल, है ना। माघ वॉट रोट वॉज इन डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन्ड वे में। माघ थॉट्स शोड क्लैरिटी, माघ यूज्ड स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, और माघ वॉज ओपन टू चेंजेस, ठीक है। तो अब थोड़ा सा माघ कम यूज करना, ठीक है। इन 5 पॉइंट को यूज करके आप बना सकते हो अच्छा। तो मगर हाँ, एक दो अच्छे से याद कर लेना जिनको आप स्टार्टिंग में लिख सको। माघ हो गया, कोई भी जो इजी वाले हो। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि पर्शियन लैंग्वेज है। पर्शियन लैंग्वेज ये कोर्ट की लैंग्वेज थी उस टाइम पे, जो राज दरबार होता था उसकी लैंग्वेज थी। और कौन यूज करता था? मुगल रूलर्स वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। तो मुगल रूलर्स इसको बहुत ज़्यादा यूज करते थे, पर्शियन लैंग्वेज को। कोर्टियर्स ऑफ मुगल्स प्रोड्यूस्ड फेयर अमाउंट ऑफ पर्शियन, ठीक है। तो जो मुगल के कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, वो ज़्यादा यूज़ करते थे पर्शियन लैंग्वेज को। और ज़्यादा पर्शियन लिटरेचर लिखने का अगर किसी को क्रेडिट दोगे तो वो मुगल एम्परर के टाइम के कोर्टियर्स हैं। ऑल्सो कॉल्ड फारसी। तो फारसी तो आप जानते ही हो, वही फारसी है। और वर्ड्स आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नंबर्स आर रिटन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेके राइट की तरफ नंबर लिखे जाते हैं और राइट से लेके। तो ये पर्शियन लैंग्वेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप सो इनको आप बड़ा करके वहां लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम बुद्धिस्ट लिटरेचर की। रिटन इन पाली, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। स्पोकन इन मगध एंड साउथ बिहार। तो ये उस टाइम पे मगध और साउथ बिहार में बोला जाता था। बुद्धिस्ट का वर्क जो था वो कैनोनिकल था, है ना, और नॉन कैनोनिकल था, दोनों था। मतलब कुछ में नियम थे कि जिंदगी कैसे जीनी है, और कुछ थे कि रिप्रेजेंटेड बाय त्रिपिटकास, ठीक है। त्रिपिटकास से इसको कैनोनिकल वर्क को यूज किया जाता था, रिप्रेजेंट किया जाता था। और जटाकास जो कि जिसमें आपको बर्थ मिल जाएगा बुद्ध जी का। विनय और सुट्ट अभिधम्मा, ये कुछ इनको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे 3rd चैप्टर में।
विनय क्या था? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डेली लाइफ। शुद्ध क्या था? मोर्टेलिटी एंड धर्म। और अभिधम्मा क्या था? फिलॉसफी, साइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और जटाकास्ट में क्या था? प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, तो पुराने जन्म में बुद्ध जी क्या थे। ठीक है, और बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो हिनायान और महायान, ये दोनों आपके प्रिजर्व मेनली इन पाली, बुद्धिस्ट संस्कृत एंड प्योर संस्कृत। इन सबको अभी तक बचा के रखा गया है। किस किस लैंग्वेज में? पाली, संस्कृत और प्योर संस्कृत। पाली तिब्बत का रिप्रेजेंट एर्लीस्ट एंड मोस्ट कंप्लीट कलेक्शन। तो इसमें इतना याद रखो, सबसे पहले ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी और इनके दो पार्ट थे, पहला कैनोनिकल, दूसरा नॉन कैनोनिकल। और इसमें तिब्बतकाश थे और इसमें जटाकाश थे। और उसमें क्या क्या था? विनय, सुत्त, अभिधम्मा, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, सो फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और जो कि है हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं, मगर पुराने ज़माने में क्या था वो नहीं जानते होंगे, तो उसे जानते हैं जल्दी से। इन द 14th century द इमर्जेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस रिजल्टेड इन डिक्लाइन ऑफ संस्कृत। तो 14वीं शताब्दी में जैसे जैसे रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो जैसे आप अपने जिस स्टेट में रहते हो, ठीक है, वहीं पे देखोगे कि हर 100 किलोमीटर या हर 50 किलोमीटर पे लैंग्वेज ही बदल जा रही है। मतलब आप हिंदी बोलते हो, राइट, अगर हिंदी के अलावा कोई लैंग्वेज देखी जाए तो आप देहाती बोलते होगे। अब आप यहाँ जैसे बोल रहे हो, जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में आपके गोरखपुर की लैंग्वेज है ना, और दिल्ली की लैंग्वेज, सॉरी दिल्ली तो दूसरा स्टेट हो गया, यूपी में ही कोई और दूसरी प्लेस ले लो, आप मुजफ्फरनगर ले लो, तो वहाँ की लैंग्वेज में बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा, है ना। भोजपुरी बोली जाती है, तो रीजनल लैंग्वेज ही चेंज हो रही। तो उस टाइम में संस्कृत का यूज बहुत कम हुआ। राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट एंड यूज ऑफ दीज रीजनल लैंग्वेजेस बाय वेरियस सेंट्स हेल्प्ड इन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, आपने अगर गांव से हो, ठीक है, से अगर गांव से हो आप, तो गौनई जानते हो, मतलब जो औरतें गाती हैं जब कोई फेस्टिवल होता है या कुछ भी होता है ना, तो आ जाएंगी ढोलक लेके, बहुत ही सुरीला गाएंगी। तो वो देखोगे आप तो वो रहता है आपकी ओन लैंग्वेज में, है ना। वो इतनी मतलब समझोगे हिंदी का एकदम लो लेवल वाला रहेगा, मतलब इतना इजी लेवल कि कहीं भी बोलोगे कोई भी समझ लेगा, है ना। तो भक्ति मूवमेंट जब आया तो भक्ति मूवमेंट में जो गौनई थी, भक्ति गीत थे, सोहर थे, है ना, सारी चीजें अचानक से बूम हुई और उसमें हमारा हिंदी बहुत ज़्यादा यूज हुआ। और इसीलिए जो सेंट्स थे वो भी गाते थे हिंदी में ही, रीजनल लैंग्वेज में। तो रीजनल लैंग्वेज का बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ हुआ। एरिया एक्सपेंडेड, लैंग्वेजेस चेंज, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ा लैंग्वेजेस बदली। न्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस न्यू सिचुएशंस क्वाइंट फ्रॉम एरिया अंडर इन्फ्लुएंस। तो आप जहाँ पे होगे, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ रहे हो, ठीक है, ये तो खड़ी बोलोगे, समझा तक नहीं, बुझले। तो मतलब एक ही लैंग्वेज को जैसे जैसे अब एरिया है तो बुझले कहीं पे भोजपुरी में यूज हो रही है ना, समझा था कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं। तो ये लैंग्वेज का चेंजेस हो रहा है, ठीक है। वही चीज है कि जहाँ पे जो एरिया थी वहाँ से वो सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए नए नए वर्ड्स आए। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड अफेक्टिंग प्रोज एंड पोएट्री कंपोज्ड इन हिंदी। तो जो भक्ति मूवमेंट था, भक्ति मूवमेंट के बारे में हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में, है ना। तो भक्ति मूवमेंट ने बहुत ही ज़्यादा हिंदी को आगे बढ़ाया है ना, क्योंकि संस्कृत, अभी आपको मैं बोलूँगा हम गच्छाम या हम जो भी हो, ठीक है, संस्कृत मुझे भी नहीं आती, हम सॉरी, बट आनी चाहिए, संस्कृत हमारा कल्चर है। और अब बात कर लेते हैं हम, हिंदी इवॉल्व ड्यूरिंग अप्रभंस स्टेज बिटवीन 7th एंड 8th सेंचुरी। तो हिंदी का जो इवोल्यूशन हुआ था वो इस स्टेज पे हुआ था 7वीं और 8वीं शताब्दी में। हिंदी पोएट्स एक्सप्रेस देयर सेंटिमेंट्स, तो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को हिंदी पोएट्स एक्सप्रेस करते गए और लोग समझते गए। पोएट्स इन्फ्लुएंस्ड इंडियन सोसाइटी, ईजियर टू रिमेंबर पोएट्री देन प्रोज। तो पोएट्री को याद करना इजी था देन प्रोज। इन मॉडर्न टाइम्स खड़ी डायलेक्ट बिकेम मोर प्रोमिनेंट, है ना। तो ये जो खड़ी डायलेक्ट है, आप जो अभी मैं जिस लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ, ये खड़ी हिंदी है, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है।
तो इस क्वेश्चन के साथ इस यूनिट का एंड हो जाता है। आधे घंटे में मैंने इस यूनिट को ख़त्म कर दिया है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इतना पढ़ के जाओ, इससे ज़्यादा भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस आएंगे इनमें से ही आएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगर आता है तो माफ़ करिएगा, वैसे तो मुश्किल है क्योंकि पेपर पहले कभी नहीं हुआ है, बट जितने मैंने 9 क्वेश्चन बताए हैं 9 में से 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, ठीक है। अब वो 2 नंबर और 10 नंबर या 10-10 नंबर कोई भी हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मैटर्स। चलिए बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और इंस्टाग्राम पे अगर आपको थैंक यू बोलना है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे इसकी नोट्स मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में यूनिट 3 की। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना। चलिए बाय।